नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में से व्यवहारिक हिंदी पाठ क्रमांक 14 पल्लवन, जिसके लेखक है डॉक्टर दयानंद तिवारी। यह पल्लवन एक एकांकी है। एकांकी का सरल भाषा में या सरल शब्द में अर्थ देखा जाए तो नाटक का छोटा रूप कहा जा सकता है। हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। जीवन के किसी एक प्रसंग को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। आपको याद होगा, हमने 11वीं कक्षा में नुक्कड़ नाटक इस पाठ का अध्ययन किया था। पहले भाग में हमने मौसम से संबंधित कई दृश्य देखे थे और दूसरे भाग में अनमोल जिंदगी से संबंधित 3 दृश्य देखे थे। इसके पीछे का यही उद्देश्य था कि पाठकों के मन में जन जागृति निर्माण करना। अब जो दयानंद तिवारी जी है, इनका हम जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1962 को हुआ। जन्म स्थान महाराष्ट्र राज्य के जिला रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ। पिता का नाम श्री रामचंद्र तिवारी है। माता का नाम श्रीमती कर्मा देवी है। पत्नी का नाम श्रीमती रीता देवी है। इनकी शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय से एमए हिंदी व शिक्षण शास्त्र में किया। मानव संसाधन व मास्टर ऑफ सोशल वर्क में बीए पीएचडी डिलीट इन्होंने आगरा से की। अब यह कार्यरत है SIS कॉलेज में शिक्षक के पद पर यह कार्यरत हैं। प्रमुख कृतियाँ, अब इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी कहानी विविध आयाम, हिंदी व्याकरण, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ रही है। सम्मान रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी साहित्य सम्मान, छत्रपति शिवाजी आदर्श शिक्षक सम्मान, आर्यभट्ट साहित्य सम्मान आदि हिंदी विद्यापीठ के कई राष्ट्रीय सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। अब हम एकांकी और पाठ परिचय को समझते हैं। एकांकी हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, जीवन से कोई घटित घटनाएं हो, आपको किसी को किसी को बात समझानी हो, जैसे भ्रष्टाचार, नशा मुक्ति केंद्र, छोटे रूप में जन जागृति करनी हो, तो आप बातों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ये जो ढंग होता है प्रस्तुत करने का, ये बहुत प्रभावशाली होता है। लेखक यहाँ अपनी बात एकांकी के माध्यम से सब कुछ कह देते हैं और पाठकों को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है और वर्तमान में इसकी उपयोगिता बढ़ती ही जा रही है। अपनी बात को व्यक्त करने हेतु वर्तमान समय में एकांकी का उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। मतलब यहाँ पे हमने एकांकी का क्या महत्व है, किस तरह उसका कहने का प्रभावशाली जो ढंग होता है, ये यहाँ पे लेखक का कहने का अर्थ है। पाठ परिचय देखते हैं। यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थलेखन को
अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यावहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्र में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। पल्लवन के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दूंगी। पहले हम इसके कुछ नियम देखते हैं। नियम से तात्पर्य है पल्लवन का जो तात्पर्य है वह समझाऊंगी, और पल्लवन क्या है यह हमें पहले समझना है। पल्लवन वाक्य के उस समूह को कहते हैं जिसमें किसी एक विषय के मुख्य विचार या सिद्धांत को तर्क एवं उदाहरण द्वारा विस्तृत रूप दिया जाता है और तर्कों का प्रयोग करते हुए तथ्य को स्पष्ट किया जाता है। उदाहरणार्थ, बीज जो होता है उससे पेड़ का निर्माण होता है और कली से फूल में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही छोटे से वाक्य या वाक्य खंड में जो विचार बंद है या बंद पड़े हैं उन्हें खोल देना, उन्हें फैला देना ही पल्लवन कहलाता है। जैसे छोटा सा वाक्य उसे फैलाकर निबंध एक लघु निबंध का रूप धारण कर लेता है, ये पल्लवन है। लेकिन ये निबंध की भांति नहीं होता है, ये संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। जैसे कई सूक्तियाँ होती हैं, जैसे गागर में सागर, ऐसे कई सारी सूक्तियाँ उपलब्ध हैं। कहावतें भी ऐसे बहुत से प्रचलित हैं जिनका अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाता, किंतु उनका अर्थ स्पष्ट करने से उनके भाव पूरी तरह स्पष्ट हो जा सकते हैं। लेकिन लेखक की इसी क्रिया को हिंदी में पल्लवन कहते हैं, यानी जो सूत्र, कहावतें, मुहावरे हैं वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाती, उसी का अर्थ देना ही पल्लवन कहलाता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कह देना यही पल्लवन है। जिस प्रकार सुनने वाला व्यक्ति या पढ़ने वाला व्यक्ति बड़ी आसानी से समझा सके यही पल्लवन है, या समझ सके यही पल्लवन है। अब हम पल्लवन लिखने के जो नियम हैं उसे ध्यान से देखते हैं। पहला है निहित भाव का विस्तार। पल्लवन में निहित भाव का विस्तार होना ज़रूरी है, यानी जब आप पल्लवन लिख रहे हैं तो जो मुहावरा दिया गया है उसमें अपने भावों को विस्तारित रूप से लिखना चाहिए। दूसरा कहा गया है लेखक को आशय मंतव्य को स्पष्ट करना है। लेखक का जो आशय मंतव्य है उसको क्या करना है, स्पष्ट करना है, यानी लेखक ने क्या कहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसे आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट करना चाहिए। तीसरा दिया है उदाहरणार्थ तथ्य को आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करना। अगर आपको लग रहा है यहाँ उदाहरण देना है, कवि ये कहना चाहते थे या लेखक ये कहना चाहते, तो ज़रूर वहाँ पर लिख सकते हैं। अनावश्यक जो होगा विचार उसे वहाँ पे टालना है। चौथा है सूक्ति। चौथा है सूक्ति, लोकोक्ति, सूक्ति,
लोकोक्ति मुहावरों को स्पष्ट, यानी उन भावों को, उन भावार्थ को स्पष्ट करना या लिखना ज़रूरी है जो लेखक यह कवि कहना चाहते हैं। चौथा, अन्य पुरुष शैली का प्रयोग करना। अब अन्य शैली पुरुष क्या होता है कि जिस प्रकार से कवि ने कहा कि, लेखक ने कहा कि, यानी आप कवि या लेखक के मंतव्य को स्पष्ट कर रहे हैं, आप उनके भावों को स्पष्ट कर रहे हैं, आप उनके भावों को बता रहे हैं, वो होता है अन्य पुरुष शैली में लिखना। अब है वाक्य छोटे हो, भाषा सरल स्पष्ट हो। अब पल्लवन का यह भी एक नियम है कि वाक्य छोटे हो और भाषा जो है वह सरल स्पष्ट होनी चाहिए, यानी जो आप लिख रहे हो वो वाक्य छोटे होने चाहिए और आप क्या लिख रहे हैं पाठक ये आसानी से समझना चाहिए। व्यास शैली में लिखें, यानी इसका तात्पर्य है आप बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास करें, यानी जो कह रहे उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट करने का प्रयास करें। विराम चिन्हों पर ध्यान दें। लिखते समय कहाँ पर हमें विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ हमें पूर्ण विराम देना है, इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। 250 वाक्यों में लिखें, यानी संक्षिप्त रूप में ही पल्लवन को लिखना है। तो अब आप समझ गए होंगे पल्लवन किस तरह लिखना है। अब हम